हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 9 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो रक्षा क्षेत्र से संबंधित और यू ग्राम से संबंधित है। तो भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को नई मजबूती देते हुए स्वदेशी यू ग्राम 7.62 इंटू 51 मिलीमीटर असॉल्ट राइफल ने भारतीय सेना की जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट ट्रायल और गृह मंत्रालय बोर्ड ट्रायल, ये दोनों ट्रायल को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यू ग्राम का विकास डीआरडीओ और द्वीपा डिफेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने संयुक्त रूप से किया है और इस राइफल का डिज़ाइन और निर्माण मात्र 100 दिनों में पूरा किया गया है। बहुत कम समय में पूरा किया गया है, मात्र 100 दिनों में। यू ग्राम राइफल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी जैसे केंद्रीय सशस्त्र बलों के लिए खरीदे जाने की संभावना है। यू ग्राम राइफल का उद्देश्य क्या है? इस राइफल को भारतीय सेना में शामिल करने का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय सुरक्षा बलों में लंबे समय से उपयोग की जा रही 5.56 मिलीमीटर INSAS राइफल को रिप्लेस करना। तो अब इस राइफल को यू ग्राम असॉल्ट राइफल के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। यू ग्राम राइफल की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, ये भी एक बार देख लेते हैं। तो ये 7.62 इंटू 51 मिलीमीटर कारतूस का उपयोग करती है, जिसे अधिक मारक क्षमता और बेहतर प्रभाव के लिए जाना जाता है। तो इस कारतूस के प्रयोग के लिए ये जाना जाता है, जो अपने बेहतर मारक क्षमता और प्रभाव के लिए जाना जाता है। और इसका वज़न बहुत कम है, मात्र 4 केजी से भी कम वज़न है इसका, जिससे इसे लंबे समय तक संचालन में आसानी रहती है। इसकी प्रभावी फायरिंग रेंज जो है वो लगभग 500 मीटर है। और यू ग्राम का नाम संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है उग्र या भयंकर। तो अब यू ग्राम असॉल्ट राइफल को भारतीय सेना में शामिल करने के लिए तैयार किया जा रहा है और इसने दोनों ट्रायल पूरा कर लिया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक IIM बेंगलुरु से संबंधित है। तो भारत का ये एक महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थान है IIM बेंगलुरु। ये इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने जा रहा है। और इस महत्वपूर्ण पहल की घोषणा कब की गई? तो 7 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई। IIM बेंगलुरु का जो नया अंतर्राष्ट्रीय परिसर होगा वो इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में मलंग स्थित सिंघासारी विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में विकसित किया जाएगा। इस परियोजना के लिए IIM बेंगलुरु और PT इंटेलिगेंसिया ग्राहतामा के बीच एक समझौता ज्ञापन पर सहमति बनी है। और ये संस्था सिंघासारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के विकास और प्रबंधन का कार्य करती है। कौन सा संस्थान? तो PT इंटेलिगेंसिया ग्राहतामा, ये सिंघासारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के विकास और प्रबंधन का कार्य करती है। तो इस संस्थान और IIM बेंगलुरु के बीच इस परियोजना के लिए सहमति बनी है। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? तो ये ऐसे आर्थिक क्षेत्र होते हैं जिन्हें उद्योग, व्यापार, शिक्षा और निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष नीतिगत सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इस परियोजना को 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में कार्यकारी शिक्षा यानी कि एग्जीक्यूटिव एजुकेशन कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में पूर्णकालिक प्रबंधन डिग्री कार्यक्रम आरंभ होंगे। इन पाठ्यक्रमों का विशेष ध्यान जो होगा वो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, डिजिटल परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु एवं सतत विकास और स्वास्थ्य प्रबंधन जैसे उभरते क्षेत्रों पर रहेगा। तो IIM अपना नया परिसर खोलने जा रहा है इंडोनेशिया में, पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर वहाँ पे खोलने जा रहा है। तो अगर क्वेश्चन आए कि कौन सा भारतीय शैक्षणिक संस्थान इंडोनेशिया में अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोलने जा रहा है, तो IIM बेंगलुरु
ध्यान रखिएगा। इससे पहले भी आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईएम अहमदाबाद, ये सारे जो संस्थान हैं ये विदेशों में अपने अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोल चुके हैं और अब आईआईएम बेंगलुरु खोलने जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक भारत के मिशन दृष्टि से संबंधित है। तो हाल ही में भारत के एक महत्वाकांक्षी स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्सी का पहला सैटेलाइट मिशन दृष्टि अंतरिक्ष में एक बड़े हादसे का शिकार हो गया है। सौर तूफान से निकली खतरनाक रेडिएशन के कारण इस सैटेलाइट का संपर्क बेंगलुरु स्थित कंट्रोल सेंटर से टूट गया है और ये जो मिशन दृष्टि है ये भारत का सबसे बड़ा निजी तौर पर निर्मित अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था। इसके साथ ही ये दुनिया का पहला ऑप्टोसैट सैटेलाइट भी था जिसे मौसम की हर मार को झेलते हुए दिन रात साफ तस्वीरें लेने के लिए डिज़ाइन किया गया था। ऑप्टोसैट सैटेलाइट, जैसे कि आपको पता होगा कि स्पेस टेक्नोलॉजी की दुनिया में दो तरह के कैमरे मुख्य रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला तो वो होता है जो ऑप्टिकल कैमरा होता है, जो आम कैमरों की तरह कार्य करता है और रात के अंधेरे या घने बादलों में तस्वीरें लेने में सक्षम नहीं होता है। और दूसरा होता है सार या सैर बोलिए, सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये बादलों और अंधेरों को चीरकर तस्वीरें ले सकता है, लेकिन इसमें रंगों और बारीकियों की कमी होती है। तो ये जो ऑपरेशन दृष्टि है ये ऑप्टोसैट सैटेलाइट है, यानी कि ऑप्टिकल और सार दोनों का मिश्रण था इसमें। और बेंगलुरु के स्टार्टअप गैलेक्सी ने इन दोनों तकनीकों को मिलाकर ऑप्टोसैट नामक एक अनूठी तकनीक विकसित की और मिशन दृष्टि इसी तकनीक पर आधारित दुनिया का पहला सैटेलाइट था। ये सैटेलाइट एक ही समय में एक ही जगह की हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल और रडार दोनों तस्वीरें ले सकता था, चाहे आसमान में घने बादल हो, भारी बारिश हो रही हो या फिर आंधी हो या रात का समय हो। दृष्टि को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इससे, वो किसी भी सिचुएशन में ऑप्टिकल और रडार दोनों तस्वीरें ले सकता था। तो अब इसका संपर्क टूट गया है बेंगलोर के कंट्रोल सेंटर से, तो इसलिए इस टॉपिक को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक उत्तर प्रदेश सरकार से है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही जलालाबाद नगर पालिका परिषद का भी नाम बदलकर परशुरामपुरी नगर पालिका परिषद कर दिया जाएगा। और परशुराम जो थे ये हिंदू परंपरा में भगवान विष्णु के छठे अवतार माने गए हैं। तो इन्हीं के नाम पे शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने को मंजूरी दे दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ये जो नाम परिवर्तन होता है ये इतना आसान नहीं होता है, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ये पहले स्थानीय निकाय द्वारा इसके लिए प्रस्ताव पेश किया जाता है, उसके बाद वो राज्य सरकार के सामने प्रस्ताव पेश करती है, फिर उस प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के पास भेजा जाता है, फिर केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के पास ये रिपोर्ट जाता है और ये रिपोर्ट गृह मंत्रालय द्वारा अलग अलग विभागों से इसकी स्वीकृति ली जाती है। अगर स्वीकृति मिल गई और केंद्र सरकार द्वारा इसे पास कर दिया गया तब राज्य मंत्रिमंडल इसको मंजूरी देता है। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में इस निर्णय लेते हुए इसका नाम बदलने का को मंजूरी दे दी है। तो ये सारा ये जो इतना लंबा प्रोसेस था वो हो चुका है और अब लास्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट टॉपिक भारत के प्रसिद्ध समाज सेवी और पद्मश्री सम्मानित अभियंता गिरीश भारद्वाज से संबंधित है। उनका हाल ही में 76 वर्ष की आयु में कर्नाटक के दक्षिणी कन्नड़ जिले के सुल्लिया स्थित एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उन्होंने ग्रामीण भारत में कम लागत वाले सस्पेंशन पुलों का निर्माण किया था और इसके माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को आसान बनाया था, जिसके कारण उन्हें पूरे देश में ब्रिज मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। तो उनका हाल ही में निधन हो गया है, गिरीश भारद्वाज। नेक्स्ट टॉपिक दिल्ली से संबंधित है। तो दिल्ली को अधिक हरित, स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। क्या पहल की गई है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने
नई दिल्ली में 70 लाख वृक्षारोपण अभियान तथा दिल्ली रिज पुनर्जीवन अभियान का शुभारंभ किया है। ये अभियान ग्रीन एक्शन प्लान 2026-27 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राजधानी में हरित क्षेत्र का विस्तार करना, जैव विविधता को बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा देना है। ये जो मिशन 70 लाख वृक्षारोपण अभियान है, इसके तहत दिल्ली भर में 70 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। तो ये पौधे कहाँ लगाए जाएंगे? कहीं भी, पार्क, खुले स्थान, कहीं भी इन पौधों को लगाया जाएगा। 70 लाख पौधे लगाए जाना है। आपको पता होगा कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ख़राब है, तो इस ऐसे अभियानों से उसमें भी सुधार होगी। तो दिल्ली सरकार ने रिज वनों के संरक्षण और विकास के लिए 2026 से 30 तक इको रिस्टोरेशन योजना तैयार की है। इस योजना के तहत 4 वर्षों में 6303.55 हेक्टेयर क्षेत्र में 1 करोड़ से अधिक देशी पौधे लगाए जाएंगे और दिल्ली रिज अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है और इसे उत्तरी, मध्य और दक्षिणी 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। अगर आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ डाउनलोड करना हो या पिछले 1 साल का पीडीएफ अगर आपको एक जगह चाहिए, तो आप ओनली बीपीएससी की साइट या ओनली बीपीएससी के ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।